रिलेशंस फॉर क्लास 12। पहले हम लोग रिकैप करेंगे पिछले क्लास का, यानी क्लास 11 का। आपने रिलेशंस में क्लास 11 में क्या पढ़ा है उसको हम लोग पहले देखेंगे। उसमें आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जैसे ए कोई सेट ले लेते हैं, इसका एलिमेंट 1 2 3 है। बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 5 6। तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, यहां से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं बी से, और एक ऑर्डर्ड पेयर बनाकर रखते हैं, यानी 1 5 हमने लिया। ये ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ऑर्डर्ड पेयर 1 5। उसी तरह से 1 के साथ हम लोग 6 को लेंगे, 1 6, फिर 2 5 2 6। जितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे हम लोग यहां पर लेंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो ए से रहेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो बी से रहेगा। इस तरह से ये 3 5 3 6। तो ये ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। इसको अगर हम बी क्रॉस से फाइंड करना चाहें, बी क्रॉस है ऐसे, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी के होंगे और सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो ए के होंगे। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 और 6 3। तो ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये जो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होगा वो ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो कोई ना कोई रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी से कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं R1, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने 1 5 सेलेक्ट कर लिया, 2 6 सेलेक्ट कर लिया, 3 6 सेलेक्ट कर लिया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट किए। तो R1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A क्रॉस B में हैं, इसलिए R1 जो है वो A क्रॉस B का एक सबसेट है। इसलिए R1 क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं R2, इसमें से हम कोई एक ही एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 2 5 हमने ले लिया। तो ये R2 भी क्या है, A क्रॉस B का एक सबसेट है, इसलिए R2 एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। R3 लेते हैं, इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, 5 ले लेते हैं। तो 5 मतलब ये 5 जो है एक एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 जो है ये A क्रॉस B का एक सबसेट है, इसलिए यह भी एक रिलेशन है, यानी R3 एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी या वाइड रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। अगर हम सारा का सारा सेट A क्रॉस B ले लेते हैं, सारा का सारा सेट, तो वो भी एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि R4 ले लेते हैं, इसके अंदर हम सारा का सारा एलिमेंट ले लेते हैं, ये A क्रॉस B का, यानी पूरा का पूरा A क्रॉस B को ही हम ले लेते हैं। तो हम जानते हैं पहले से कि कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, इसलिए A क्रॉस B जो है वो A क्रॉस B का एक सबसेट है, इसलिए यह भी एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। इस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। आपने 11 में पढ़ा है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, कोई भी सेट ए बी है उससे पर रिलेशन कोई डिफाइन है, तो डोमेन ऑफ R अगर हम लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही कलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है, अगर ए बी जो है वो R में है तब। R कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, उसके ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर R में है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका हम लोग कलेक्ट करके उसका सेट बना देंगे, तो वही डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R, इसका सेकेंड वाला एलिमेंट यानी कि B को एक जगह कलेक्ट करेंगे, जितने भी B पॉसिबल हैं R के अंदर,
तो उस बी के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये रेंज है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सेट ए यहाँ पर बी दिया हुआ है, पहले से हम लिखे हुए हैं। आर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं 1 5 3 5। ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इसमें 1 और 3 है। तो अगर हम डोमेन ऑफ आर पता करें, जिसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 3। इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करके यहाँ पर सेट बना दिए, तो ये डोमेन ऑफ आर हो गया। और रेंज ऑफ आर अगर हम देखें, रेंज ऑफ आर अगर हम देखें तो इसका सेकेंड एलिमेंट जो है 5 है, सिर्फ 5 ही है, 2 बार लिखना नहीं रहता सेट में, तो हम लोग 5 लिखेंगे। ये इसका रेंज है आर का, जो आर सेट हमने डिफाइन किया उसका डोमेन और रेंज ये है। ये डोमेन रेंज भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 11 में आपने देखा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और यहां हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट या इन अ सेट कर सकते हैं। रिलेशन ऑन या इन अ सेट। ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। ये नॉन एम्प्टी सेट ए हो गया। एक रिलेशन हमको ए सेट पर डिफाइन करना है। इस सेट ए पर जो रिलेशन डिफाइन होगा वो ए क्रॉस ए का कोई ना कोई सबसेट होगा, यानी ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना है, और उसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन ऑन सेट ए हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस ए क्या होगा आप जान रहे हैं? 1 1 1 1 1 2 1 3। क्योंकि ए का ए के साथ ही करना है, तो ए का ए के एलिमेंट के साथ हमको ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ये 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ करेंगे, तो ये हो गया। उसी तरह 2 का 2 1 2 2 2 3। उसी तरह 3 का तो 3 1 3 2 और 3 3। और यहां से हम ये ब्रैकेट बंद कर दिए। इस तरह से ये ए क्रॉस ए आ गया। अब ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा वो सब कोई ना कोई रिलेशन ऑन सेट ए होगा। तो कुछ रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे R1, कुछ एलिमेंट्स इसमें से सेलेक्ट कर लिए, जैसे 1 1 1 3 2 3। R2 और भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 1 3 3। इस तरह से जो भी R1 R2 जो है ये A क्रॉस A का सबसेट है, इसलिए रिलेशन ऑन सेट A हुआ। अगर हम 5 ले लें, यानी एम्प्टी रिलेशन ले लें, तो ये भी 5 भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, क्योंकि 5 जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है, इसलिए A क्रॉस A का भी सबसेट है। तो यह भी रिलेशन ऑन सेट A हो गया। इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं, एम्प्टी या वाइड रिलेशन। R4 अगर हम ले लें, सारा का सारा सेट ले लें, A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स को अगर हम ले लें, यानी पूरा A क्रॉस A ले लें, तो ये भी एक रिलेशन होगा, क्योंकि एवरी सेट जो है वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि A क्रॉस A का सबसेट हुआ, इसलिए रिलेशन ऑन सेट A हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ रिलेशन R कोई रिलेशन अगर है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो R इनवर्स जो होगा, ये R इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, ये रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम सेट B टू सेट A। यानी R इनवर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि R इनवर्स के अंदर सारे B A टाइप के एलिमेंट्स होंगे अगर A B R में बिलोंग करता। अगर R में A B एलिमेंट है तो इसमें क्या होगा? B A एलिमेंट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये R1 हमने लिखा है, तो R1 का इनवर्स अगर पता करना हो, यहां हम लिखते हैं R1 का इनवर्स। ये R1 का इनवर्स जो होगा क्या है? 1 1 है, तो इसको हम लोग उल्टा करके भी लिखते हैं, तो ये तो 1 1 ही रहेगा। 1 3 है, इसका क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा। 2 3 है, इसका हो जाएगा 3 2। इस तरह से इसका इनवर्स हम लोग पता कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन का इनवर्स हम लोग पता कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट वन हम लोग लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन।
कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है उस पर कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसका स्पेशल नेम हम लोग आई ए दे सकते हैं। तो आई ए क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो ए टाइप के ही एलिमेंट रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, ये उल्टा ए जो है फॉर ऑल या फॉर एवरी इसको कह सकते हैं। यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो खुद ही से रिलेटेड हो जाए तो ऐसा सेट जो बनेगा इसको हम लोग रिलेशन कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए 1 2 3, तो यहां पर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा ये 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए हो गया। सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से ही रिलेटेड हैं। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, यानी कि खुद ही से रिलेटेड हैं इसके सारे एलिमेंट्स। इसलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेकेंड वन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेट ए पर हम लोग एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। कोई भी ए नॉन एम्प्टी सेट है उस पर अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करेंगे तो उसका डेफिनेशन ये होगा कि ए बिलोंग करेगा आर में। अगर ए टाइप के सारे एलिमेंट्स अगर आर में हमको मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए है। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि वही चीज तो यहाँ भी लिखा हुआ, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ। तो इसमें क्या है कि अंदर में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में जो भी एलिमेंट इसका आएगा वो ए टाइप का ही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। और इसमें क्या कह रहा है कि ए टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो आर में रहने चाहिए। आर में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी रिफ्लेक्सिव में क्या है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या है कि खुद ही से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कर रहा है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो जाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या है कि खुद ही से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट्स हैं, आर ए के रिलेशन बनाते हैं, R1 कर देता है इसको। तो R1 में हमारे पास ये 1 1 1 2 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 हमको मिल गया, बस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा 1 2 भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3 ही रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या है कि 1 1 2 2 3 3 मिल गया, बस ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा कोई एलिमेंट है तब भी सही, नहीं है तब भी सही। यानी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम दूसरा R2 ले लें, इसके अंदर पूरा का पूरा A क्रॉस A ले लें जितना भी है, तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि A क्रॉस A की यूनिवर्सल रिलेशन है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो इसके अंदर रहेंगे ही, और 1 1 2 2 3 3 जैसे मिल गए इसके अंदर में, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें दो एलिमेंट्स ए बी हम लोग ए में लेते हैं। इफ ए बी ordered pair AB belongs to R, this implies that BA belongs to R for all AB belonging to A. Then relation R is symmetric. यानी कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, that is A is related to B implies, if AB related to B implies B related to A. A related to B implies B related to A for all AB belonging to A. अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। इफ लगा हुआ है कि अगर A B से रिलेटेड हो
तब बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो इसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। इफ के साथ इफ नोट अपने आप हो जाता है। इफ जहां भी लगेगा वहां पर इफ नोट अपने आप आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, R1 1 2 1 2 है तो इसमें 2 1 होना ही चाहिए। सेकेंड रिलेशन लेते हैं R2, इसके अंदर अगर हम 1 1 ले लें 2 2 ले लें तो क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से रिलेटेड होगा, दोनों तो 1 ही है। 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है तो 2 2 से रिलेटेड है। अब इस 2 को इधर लिखे, इस 2 को इधर लिखे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा, यानी 1 1 2 2 3 3, तो वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक। R3 ले लेते हैं। अब 5 जो कि एम्प्टी रिलेशन है या वाइड रिलेशन है, यह सिमेट्रिक होगा कि नहीं है, यहां पर दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक होने के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर A B से रिलेटेड होगा तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A B से है तब, अगर A ही B से नहीं है तो B को A से हम नहीं खोजेंगे, वो भी इफ नोट वाले रूल को फॉलो करके सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि A B से रिलेटेड नहीं है, इसलिए B A से रिलेटेड हम लोग नहीं खोजेंगे। तो इफ नोट वाले रूल को फॉलो करते हुए यह सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि यह भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे इसमें कि हम बोलेंगे कि अगर हम बाजार जाएंगे तो पेन लाएंगे। अगर इस तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम बाजार जाएंगे तो पेन लाएंगे, तो बाजार जाना मेरा मकसद पेन लाने का नहीं है, किसी दूसरे कारण से बाजार जाना है हमको। अगर बाजार गए तो पेन खरीद कर वहां से लाएंगे। अगर हम बाजार नहीं गए और पेन नहीं लाए तो क्या हम गलत हैं? बिल्कुल नहीं। हमने जो स्टेटमेंट कहा था कि अगर हम बाजार जाएंगे तो पेन लाएंगे, नहीं गए नहीं लाएंगे तो भी हम सही है, हमने स्टेटमेंट को अपना फॉलो किया है। वही चीज यहाँ पर है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी सिमेट्रिक रूल को ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन हम लोग लेते हैं पूरा का पूरा A क्रॉस A, यानी यूनिवर्सल रिलेशन जो हमारा है उसको ले लेते हैं। तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो इसमें होते ही हैं। अगर 1 2 इसके अंदर रहेगा तो 2 1 को रहना ही है, 3 1 रहेगा तो 1 3 रहेगा ही। सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये R4 भी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट वन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट्स A B C लेते हैं। A में if AB belongs to R, BC belongs to R, and AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R. For all A B C belonging to A, यानी कि A अगर B से रिलेटेड हो, एंड यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यानी बोथ होना जरूरी है। B अगर C से रिलेटेड हो तो A को भी C से रिलेटेड होना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ A is related to B and B is related to C, R related to भी कह सकते हैं, रिलेशन का नाम R है। R1 रहेगा तो R1 related to बोल सकते हैं। तो A is R related to B, B is R related to C, then A is R related to C for all A B C belonging to A। अगर ऐसा हो कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है और A भी C से रिलेटेड हो जाए तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। A B C 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो A अगर रिलेटेड है B से, अब B अगर C से रिलेटेड है तो A को भी C से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब जाकर के इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये भी इफ लगा हुआ है, यहाँ भी इफ लगा हुआ है कि और एंड भी लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या है कि दोनों होना जरूरी है। अगर ये दोनों है तो ये इसका होना जरूरी है, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर इस दोनों में से ही कोई एक नहीं मिला तो फिर इसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। इफ नॉट वाले रूल को फॉलो करते हुए वो भी हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा? तो अगर हमको ए बी पेयर मिल जाए उसमें और बी सी पेयर भी मिल जाए, उसके बावजूद भी अगर ए सी पेयर नहीं मिलता है, तब उसको कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
अदरवाइज सारे केसेस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जांपल लेते हैं, ए कोई सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं R1 रिलेशन, इसके अंदर 1 2 से है, 2 3 से है, तो 1 भी 3 से होना चाहिए। हो गया, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब दूसरा अगर हम ले लेते हैं R2, इसके अंदर हम आइडेंटिटी रिलेशन वाले जो एलिमेंट्स थे उनको ले लें, अगर 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 1 सेटेड है, 1 1 से है तो 1 1 से होगा। ये 1 1 सेटेड क्लियर है, हमारे पास 1 है, ये 1 इस 1 सेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो या ये इससे रिलेटेड हो, एक ही बात है, इसको 3 बार लिखना नहीं रहता सेट में, इसलिए एक ही बार में लिखा हुआ है। 2 इसके साथ भी वही है, इसके साथ भी वही है, इसलिए यह क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर अलग अलग वाले केस में देखा जाए कि ए बी से और बी सी से होना चाहिए, तो इसमें ऐसा तो है नहीं, ये वाला पार्ट नहीं मिला तो देन वाला पार्ट भी खोजने का जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट वाले केस में देखा जाए तब अगर ए बी को हम लोग इक्वल मान लें, 1 के इक्वल, ए बी सी तीनों को 1 के इक्वल मान लें, तो 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, इसलिए 1 1 से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा हमारा। इस तरह से यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद हम लोग लेते हैं R3 के अंदर हम लोग लेते हैं 5, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या इफ पार्ट मिला हमको? नहीं मिला, इसलिए देन पार्ट हमको खोजने का जरूरत नहीं है, इसलिए इफ नोट वाले रूल को फॉलो करते हुए यह भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। R4, इसके अंदर अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स ले लें A क्रॉस A के, तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हम खोजेंगे वो तो हमको मिल ही जाएगा। अगर ए बी हमको खोजना है तो वो मिलेगा, बी सी मिलेगा, ए सी भी उसी में मिलेगा, क्योंकि यह है कि यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें सारे एलिमेंट्स रहते हैं, तो ये तीनों के तीनों तो इसमें मिलेंगे, इसलिए अभी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 है, एक रिलेशन R1 लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3, ये हमने ले लिया। अब देखना है कि क्या यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यह तीनों चेक करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? जस्ट हम लोग देखे हैं, इसके लिए हमको है कि 1 1 2 2 और 3 3 इसके अंदर मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक होता है कि नहीं, तो 1 1 के लिए हमको सेम वाले के लिए चेक करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 1 से है तो 1 1 से होना चाहिए। सिमेट्रिक जस्ट हम लोग देखे हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड होगा तो बी भी ए से होना चाहिए। तो 1 1 से है तो 1 1 से है ही, दोनों 1 ही है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से होना चाहिए, तो 2 भी 1 से यहाँ पर है। 2 2 से है तो 2 2 से रहेगा, 3 3 से है तो 3 3 से रहेगा। इस तरह से यह सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं कि ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से है तो सी ए भी सी से होना चाहिए, यानी ए बी सी में ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। तो हम सेम वाले के लिए तो देखना ही नहीं है, 1 1 से है, 1 1 से है तो 1 1 से रहेगा। तो सेम वाला में हमको डिफरेंट वाला में चेक करना रहता है। तो जैसे कि 1 2 से है, 1 2 से है, देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से है, और फिर आगे 2 किससे? सेम वाला में देखने से कोई फायदा नहीं है, वह दिमाग लगाने से, क्योंकि वो आपस में ही रिलेटेड रहता है। 1 2 से है तो डिफरेंट वाला में देख रहा था 2 1 से है, 2 किससे है तो 1 से है, 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, तो 1 1 से है। इसी को अगर हम पहले इधर से लिखते हैं कि 2 जो है ये 1 से रिलेटेड है, 2 1 से है, फिर 1 2 से है, 2 1 से है और 1 किससे है तो 2 से है, तो 2 2 से होना चाहिए, 2 2 से भी इसमें है। बाकी सब तो सेम वाला है, उसमें चेक करने से कोई फायदा नहीं है, वो रहता ही है ट्रांजिटिव।
इस तरह से यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। जहां डिफरेंट वाला था ये दोनों तरफ से चेक करके देखना है कि 1 2 से है, 2 1 से है तो 1 1 से होना चाहिए। एक बार यहां से चेक किए तो एक बार इधर से भी चेक करेंगे कि 2 1 से है और 1 2 से है तो 2 2 से भी होना चाहिए, ये भी चेक करना है, तब जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। R2 में अगर हम ले लें फाई तो क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? फाई एक एम्प्टी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा? जैसे R1 हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए यह क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब R2 को देखना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तो इफ नॉट वाला रूल फॉलो करते हुए यह सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो जा रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 तो कम से कम होना ही चाहिए इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 कहां से आएगा? इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव जब नहीं हुआ, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सिर्फ है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं है। अगर हम थर्ड वन देखें जिसमें कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन यानी ए क्रॉस ए को पूरा उठा लेते हैं यहां से, तब ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो उसमें मिलेगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमको देखना है, तो सिमेट्रिक के लिए कोई भी एलिमेंट है तो उसका उल्टा यानी 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं ही, तो मिलेगा ही इसमें। ट्रांजिटिव के लिए भी जो चाहिए हमको 1 2 से है, 2 3 से है तो 1 3 मिलना चाहिए, तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो वो तो मिलेंगे ही। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, R3 इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन को ले लें, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए जो होता है, ये क्या है? 1 1 2 2 और 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए है। तो क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है? इसको चेक करना है। तो जैसे रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो मिल ही रहा है इसमें, ये तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए भी हमको 1 1 से है तो 1 1 से है, 2 2 से है तो 2 2 से है, 3 3 से है तो 3 3 से है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि 1 1 से है 1 1 से है तो 1 1 से होगा, तो अभी हम लोग देखे डिस्कस किया है इस पर। यानी कि यह आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए जो है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए यह भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R3 इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमारा ये IA जो लिखे हुए हैं ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से या बाकी सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह जो भी हमने टॉपिक यहाँ 12 के लिए पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।